मैं लकी रज़ा जीजीआईसी होशियारपुर की सामाजिक विषय की अध्यापिका हूँ और आज मैं कक्षा 10 की पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि संसाधन किसे कहते हैं। पहले आप बेटा ये बताइए, जैसे कि कुछ चीज़ों के नाम लें जो चीज़ें हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं, जैसे कुर्सी, बर्तन, ट्रेन, बिजली। इस तरह की ना जाने आप कितनी चीज़ें आप गिना सकते हैं जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये जो सामान, जितनी चीज़ों का आपने नाम गिनाया, वे सभी चीज़ें किसी न किसी पदार्थ से बनी हुई हैं। तो ये जो पदार्थ होते हैं इनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अर्थात क्या होता है, इसका अर्थ क्या है कि वे संसाधन उसको कहेंगे जो पदार्थ हमें प्रकृति की तरफ से दिए गए हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। लेकिन केवल और केवल ये प्राकृतिक संसाधन है। संसाधन में मानवीय संसाधन भी हम लोग गिनते हैं। मानवीय संसाधन क्या होता है? मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य की तकनीकी ज्ञान, इस तरह की जो नॉलेज होती है उसको मानवीय संसाधन कहा जाता है। अब आपको एक बात और बताना आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधन अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखते जब तक कि उस पे मानवीय संसाधन का प्रयोग ना हो। मैं आपको समझाऊं, जैसे कि जल है, ये प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन क्या इसकी अपने आप में वैल्यू होती अगर उसमें मनुष्य ने काम करके अपने ज्ञान से उससे बिजली ना बनाई होती? तो प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग मानव ने किया और तब उसको हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संभव बनाया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ हैं जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और जिसको प्रयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। ठीक है, ये हो गया संसाधन क्या होते हैं। आइए अब हम लोग जानेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन का वर्गीकरण। संसाधनों को 4 अलग अलग आधारों पे वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर इसको जैव और अजैव संसाधन कहा गया है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जैविक संसाधन वो होते हैं जो कि जीवित हैं, जो कि जैव मंडल में गिने जा सकते हैं, जैसे कि जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब जीवित हैं, इसलिए इनको जैविक संसाधन कहा गया है। फिर दूसरी होते हैं अजैविक संसाधन। अजैविक यानी कि जिससे नाम से पता चल रहा है कि ये जीवित नहीं है, लेकिन ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और इसमें कैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जल है, मिट्टी है, पेड़ पौधे, सूरज की रोशनी है, हवा है। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सब चट्टानें हैं, पत्थर हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं? और पृथ्वी से पाए जाने वाले अनेक धातुएं जैसे कि लोहा, कोयला, ये सब चीज़ें क्या हैं? अजैविक हैं, ये जीवित नहीं है। हमारा दूसरा आधार है समाप्यता का आधार। मतलब क्या हुआ? जो चीज़ें समाप्त हो सकती हैं, इसके आधार पर
दो प्रकार के संसाधन किए गए हैं, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इनका नवीनीकरण किया जा सकता है। नवीनीकरण मतलब आप दोबारा से इसको उपयोग में ला सकते हैं, इनकी मात्रा समाप्त नहीं होती है। तो जैसे आप देख रहे हैं बेटा, पानी है, सूरज की रोशनी है, सौर ऊर्जा कह लीजिए, यहाँ पवन ऊर्जा का है, और ये पेड़ पौधे, ये चीज़ें समाप्त नहीं होती। इनको हम लोग प्रयोग कर भी लें लेकिन ये फिर से हमारे पास उपलब्ध होती हैं, तो इसलिए इनको नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। अब अनवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्रयोग अगर एक बार कर लिया जाए तो वे समाप्त हो जाते हैं। ऐसा इनकी मात्रा जो है वो लिमिटेड है। ये हमारी धरती में मिल रहे हैं, लेकिन ये जैसे कि ईंधन में आपको तस्वीरें दिख रही हैं, तेल है, कोयला है, गैस है, ये सब हमें प्रकृति देती है, ज़मीन से हमें मिलता है, लेकिन इनकी मात्रा अपार नहीं कह सकते कि ये ख़त्म नहीं होगा, ये ख़त्म हो जाएगा समय के साथ। अगर हम लगातार इसका उपयोग करते रहें तो ये समाप्त हो जाएगा। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा नहीं कि ये तेल और कोयला दोबारा बन नहीं सकता, लेकिन इनको अनवीकरण योग्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको बनने में बहुत ही साल लगते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। अगला हमारा आधार है स्वामित्व का आधार। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन, जैसे नाम से पता चल रहा है कि आपका व्यक्ति एक एक व्यक्ति के अंडर में है, जैसे कि आपकी अपनी ज़मीन है, आपका अपना ट्यूबवेल है, पानी का ऊपर आपका कंट्रोल है, ठीक है, ये व्यक्तिगत संसाधन हो गए। सामुदायिक संसाधन, जैसे कि इसमें आपको पिक्चर में दिख रहा है तालाब है गांव में, तो ये तालाब किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे उस गांव के समुदाय के लोग प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग में ला। राष्ट्रीय संसाधन, ये जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक राष्ट्र में जो भी संसाधन मिलते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और जैसे कि जितने भी जंगल हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पानी है, नदियाँ हैं, जो भी कुछ है वो सब राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जो भी जैसे आपके व्यक्तिगत अभी संसाधन और सामुदायिक संसाधन अभी हमने पढ़ा, वो सब भी राष्ट्रीय संसाधन का ही हिस्सा हैं। अगर सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति से उसकी ज़मीन वो ले सकती है और राष्ट्र के लिए प्रयोग में ला सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है समुद्र, जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और ये सब जो होते हैं, तो ये अरब सागर, ये सब क्या हैं, ये सब जो है ये पूरे विश्व का, ये किसी एक देश का नहीं है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहे जाएंगे। इसके लास्ट में अब हम लोग विकास के अपना आधार है, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत करते हैं। इसके अंडर में बेटा 4 प्रकार हैं, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। संभावी संसाधन वे संसाधन हैं जो कि हैं तो, लेकिन इनका उपयोग अभी नहीं किया गया है। जैसे कि गुजरात में, राजस्थान में आप जानते हैं वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हम लोग सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं किया गया है, तो ये संभावी हैं, संसाधन हैं। विकसित संसाधन, जैसे हम जानते हैं नाम से कि जिनका विकास हो चुका है, जैसे कि झारखंड में हम लोगों को कोयला, लोहा ये सब मिलता है,
पानी के हम लोग बिजली बनाते हैं डैम से, किसी किसी नदी पे हम लोगों ने डैम खड़े किए हैं। तो ये सब क्या है, इनका विकास हो चुका है। तीसरा आता है भंडार ये वो संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में इसका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं पानी जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से मिलके बना है, और हाइड्रोजन में ऊर्जा डेवलप की जा सकती है बहुत अधिक मात्रा में। लेकिन अभी हमारे डेली यूज़ के लिए उस ऊर्जा को कैसे विकसित किया जाए, ये तकनीक हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। तो ये हम ऐसे संसाधन को भंडार में गिनते हैं। और अंत में संचित कोष, ये भी भंडार का ही एक हिस्सा है जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीक द्वारा किया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे कि हमने देखा है बहुत सारे अभी हमारे देश में हर जगह बहुत सारे ऐसे भंडार हैं जिनका हमको पता चल चुका है, लेकिन अभी हमने उसका प्रयोग करना शुरू नहीं किया है, जबकि उसकी तकनीक उपलब्ध है। वो हमारे रिजर्व्स कह सकते हैं, बाद में कभी उनका प्रयोग किया जाएगा। तो ये सब था, ये 4 प्रकार के संसाधनों का वर्गीकरण था। संसाधन विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे कि अनेक कठिनाइयां सामने आईं। कुछ व्यक्तियों ने संसाधनों का लालच में आकर अंधाधुंध जो प्रयोग किया है, उससे संसाधनों का ह्रास हुआ है। इसके अतिरिक्त संसाधन जो हैं वो केवल कुछ ही लोगों के हाथों में सीमित होकर रह गए हैं। एक बड़ा वर्ग हमारे समाज का संसाधन विहीन होकर रह गया है। इसके अतिरिक्त हम ये सब जानते हैं कि संसाधनों के बिना सोचे प्रयोग करने से पर्यावरण में बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं, जैसे कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे देश में और हमारे पूरे विश्व में उत्पन्न हो गई हैं। इन्हीं सब चिंताओं को लेकर रियो डी जेनेरो में 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। वहाँ पे सबने मिलकर पृथ्वी पर आए हुए संकट को ध्यान से समझा और एक एजेंडा 21 जिसको कहा जाता है एजेंडा 21 घोषणा पत्र है, इस पे साइन किया। इसमें ये फैसला लिया गया कि आगे से सारे राष्ट्राध्यक्ष मिल के ये कार्य इस तरह से काम करेंगे कि सतत पोषणीय विकास संभव हो सके। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। इसका अर्थ हुआ कि हम लोग इस तरह से विकास करेंगे कि हमारा पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे, और दूसरे कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार नहीं करेंगे कि वो अंधाधुंध ढंग से नहीं करेंगे, बल्कि उनको बचा के चलेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन उपलब्ध हो सकें। संसाधन नियोजन। हमने देखा है कई बार कि ऐसे प्रदेश होते हैं कि जहाँ पे बहुत संसाधन हैं, लेकिन वहाँ पर तब भी बहुत गरीबी और पिछड़ापन है। हमारे देश में जैसे हम झारखंड का उदाहरण ले सकते हैं।
झारखंड में प्रचुर मात्रा में हमें प्राकृतिक संसाधन कोयला, लोहा आदि देखने को मिलता है, परंतु वहाँ पे पिछड़ापन अत्यधिक है। इसका अर्थ हुआ कि वहाँ पे संसाधनों का नियोजन सही तरह से नहीं हो रहा है। संसाधन नियोजन बहुत एक कठिन जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कि कई चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। इसके विभिन्न सोपान हैं। पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना शामिल है। दूसरी प्रोसेस होती है कि हम ऐसी योजनाएं लागू करें कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार किया जाए। तीसरा, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। इसका अर्थ हुआ कि केवल और केवल राष्ट्र में कौन कौन से संसाधन हैं उनकी पहचान ही ना की जाए, बल्कि उसके अलावा जो हमें उसके डेवलपमेंट के लिए जो तकनीक चाहिए, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए उनको डेवलप किया जाए और उसके बाद में उस संसाधनों के विकास की योजनाओं को देश के और जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उनके साथ उसको जोड़ा जाए। तभी हमारे देश में हम लोग भी सतत पोषणीय विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत पोषणीय विकास मैंने अभी पहले आपको बताया, वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट जैसे कि जलवायु, पानी, लोगों की भलाई, गरीबी, लोगों की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम, सब चीज़ों को सोच के चलता है। ये हमारा एक अब उद्देश्य बन गया है आगे हासिल करने के लिए। संसाधन संरक्षण, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, संसाधन संरक्षण हमारे लिए अब अति आवश्यक बिंदु हो गया है। प्रकृति का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि ये जिस तरह से अंधाधुंध ढंग से उसका दोहन किया जा रहा है, बहुत जल्दी हम लोगों को उसके दुष्परिणाम देखने को और मिलेंगे। तो इसके लिए अनेक व्यक्तियों ने और महापुरुषों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। गांधी जी ने ये कहा है कि हमारे देश में अनेक पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं, सबके लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, परंतु किसी एक व्यक्ति की लालच की पूर्ति के लिए संसाधन नहीं हैं। वो सबके पेट भरने के लिए तो हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं हैं। गांधी जी ने संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी के शोषणात्मक प्रवृत्ति को जिम्मेदार ठहराया है कि जिस प्रकार लोग लालच में और स्वार्थ में आकर अंधाधुंध ढंग से प्रयोग किए जा रहे हैं संसाधनों का, इससे ह्रास हो रहा है। इसकी जगह गांधी जी का विचार था कि अत्यधिक उत्पादन के जगह पे बड़े पैमाने पर जन समुदाय द्वारा उत्पादन कराया जाए, तो इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और इतनी टेक्निक बढ़ाने से लोगों को, जैसे कि उनको बेरोज़गार होना पड़ता है, उसकी जगह रोज़गार भी मिलेगा और हमारे प्रकृति में जो नकारात्मक पहलू सामने आ रहे हैं वो सब भी नहीं आएंगे। इसलिए हम लोगों का हमारे पर्यावरण की सुरक्षा बनी रहेगी और यही सब विचार सतत पोषणीय विकास का एक हिस्सा हैं।